स्वागत है आप सभी का आरबीसी क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने 1857 के पहले आए हुए सभी अधिनियम को देख लिया था। इस क्लास में हम 1857 की महान क्रांति के बाद हुए परिवर्तन और ब्रिटिश ताज के अंदर आए हुए अधिनियम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले 1858 में भारत सरकार अधिनियम आया, जिसमें अब गवर्नर जनरल का पद को बदलकर वायसराय कर दिया गया और भारत के पहले वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। उसी समय एक भारत सचिव का पद भी सृजित किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया, जो कि 1784 से चली आ रही द्वैत शासन का अंत हुआ। भारतीयों ने इसे अपने अधिकार का मैग्ना कार्टा कहा, 1858 के अधिनियम को। फिर 1861 में भारत परिषद अधिनियम आता है, जो कि गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल किया जाता है। सबसे पहले भारत में जो संविधान बनने के धुंधले संकेत थे वो 1861 के ही अधिनियम से शुरू होता है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को अब ये लगने लगता है कि भारतीयों को शासन में बिना शामिल किए हम अधिक दिन तक इस पे राज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने अपने परिषद में भारतीयों को शामिल किया। इसमें सर्वप्रथम बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा को मनोनीत किया गया। मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्ति को पुनः वापस किया गया, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा जो केंद्रीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई थी, उसे अब स्वायत्तता देकर विकेंद्रीकृत किया गया। अब उन्हें धीरे धीरे अपने अधिकार वापस किए गए। मद्रास और बंबई अब अपने अधिनियम बना सकते थे। इसी आधार पे वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 के अधिनियम से ही मिलती है, जबकि राष्ट्रपति जो हमारे अभी वर्तमान में अध्यादेश जारी करते हैं, उसकी शक्ति उन्हें 1935 के अधिनियम द्वारा मिलती है। उसके फिर बाद 1892 में भारत परिषद अधिनियम आता है, जिसमें भारतीयों की संख्या में और इजाफा किया जाता है और विधान परिषद में भारतीयों की संख्या में वृद्धि कर दी जाती है और उन्हें कुछ अधिकार भी दिए जाते हैं, जैसे बजट पे बहस करना, कार्यपालिका के प्रश्न का उत्तर देने का अधिकार, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। ये सारी चीजें 1892 के अधिनियम में लाई गई। 1919 में भारत इसके बीच में एक बंगाल विभाजन देख चुका था, कांग्रेस अपना सूरत विभाजन देख चुकी थी। उसके बाद 1919 में मुस्लिम लीग ने भी अपना गठन कर लिया था 1906 में। उसी की मांग थी 1908 में, उन्होंने अमृतसर में मांग किया था कि हमें एक पृथक निर्वाचन दिया जाए। उसी आधार पर 1909 में जो आया, जिसमें हम लोग कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, या फिर जो सांप्रदायिक विभाजन एक तरह से कहा जाए, जो पाकिस्तान के जन्म का मूल कारण है, वो 1909 के अधिनियम में ही छुपा हुआ। बहुत सारे इसमें इतिहासकार ऐसा मानते हैं। इसी में केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत, प्रांत में गैर सरकारी बहुमत दिया गया, अनुपूरक प्रश्न पूछना। हम जानते हैं 1892 में बजट पर प्रश्न पूछना, बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, लेकिन अनुपूरक प्रश्न पूछना, जो कि संसद सत्र के लिए या फिर जनता के हित के लिए संसद का सवाल पूछना बहुत जरूरी है, वो अधिकार इन्हें 1909 के अधिनियम के द्वारा दिया गया। इसी में हमारे सत्येंद्रनाथ सिन्हा जो है वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, जो कि उस समय पूरे भारत में इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय थे, और वो पहले बिहारी भी थे, वो बिहार से ही थे। उसके बाद 1909 के बाद हमारे पास अगला अधिनियम जो आता है 1919 का आता है। 1919 के अधिनियम में भारत शासन अधिनियम, प्रांत में द्वैत शासन की शुरुआत होती है। प्रांत में द्वैत शासन यानी कि गवर्नर जनरल के पास कुछ आरक्षित विषय थे और कुछ हस्तांतरित विषय थे। हस्तांतरित विषय पे तो वो परिषद से सलाह लेता था, लेकिन आरक्षित विषय पे वो स्वयं अपने सदस्यों से सलाह लेकर काम कर रहा था। प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था भी लाई गई। अभी तक जो 1909 तक था प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे, लेकिन 1919 के अधिनियम द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लाई गई। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया 1926 में, ली आयोग की अनुशंसा पे।
संपत्ति कर, शिक्षा, इसके आधार पे मताधिकार दिया गया। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से भी अलग किया गया और केंद्र में जैसे अभी राज्यसभा और लोकसभा है उसी तरह से दो सदन की व्यवस्था लाई गई। फिर हम वहीं देखते हैं कि उसके बाद फिर हमारा साइमन कमीशन आता है 1927 में, गोलमेज सम्मेलन होता है, सांप्रदायिक पंचायत आता है 1932 में, उसके बाद गांधी अंबेडकर पूना समझौता जिसे कहते हैं वो आता है, जिसमें दलित के निर्वाचन क्षेत्र और सीटों के लेके होता है। ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक पंचायत में जहां 71 सीट की बात की थी, गांधी अंबेडकर समझौते में पूना पैक्ट जिसे कहते हैं उसमें 147 सीट रिजर्व रखी गई थी, आरक्षित की गई। उसी आधार पर 1935 का भारत शासन अधिनियम उसी के आधार पर आया, जिसमें एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई और इसमें संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची की व्यवस्था भी की गई। एक केंद्रीय बैंक की भी अवधारणा दी गई, आरबीआई जिसका हम लोग कहते हैं, जिसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया, 1949 में बाद में, लेकिन उसके पहले 1935 के अधिनियम के द्वारा ही इसकी स्थापना हो गई थी। प्रांत में अब द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और प्रांत को पूरी स्वायत्तता दी गई, जिसका असर हमें 1937 में जो चुनाव हुए थे उसके बाद प्रांत में जो सरकार बनी वो पूरी तरह स्वतंत्र सरकार बनी। लगभग 1939 तक ये सरकार चली भी थी। केंद्र में अब द्वैध शासन शुरू हो गया। जैसे प्रांत में आरक्षित हस्तांतरित विषय थे, उसी तरह केंद्र में हस्तांतरित विषय शुरू हो गया। 1858 में एक भारत परिषद गठित की गई थी, उसे अब समाप्त कर दिया गया। उसी समय बिहार और उड़ीसा को 1936 में अलग कर दिया गया। उसके बाद फिर हम देखते हैं कैबिनेट मिशन आता है, फिर अपना संविधान निर्माण भी हो रहा होता है और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आता है, जिसमें ब्रिटिश संसद ने 15 अगस्त को दो स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की जो है वो पास कर दिया। एक अपना जो कानून होता है वो पास कर दिया, जिसमें एक सीमा आयोग भी गठित किया गया सीमा के निर्धारण के लिए, जिसके अध्यक्ष थे रेड क्लिफ। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने विभाजन योजना पेश की, जिसे 3 जून योजना कहा जाता है। उन्होंने बाल्कन योजना भी पेश की थी, लेकिन उसे मना कर दिया गया। भारत सचिव का पद जो कि 1858 के अधिनियम द्वारा ही गठित किया गया था, वो भी समाप्त कर दिया गया। अंतरिम सरकार में वायसराय कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष एवं जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, वो इसके उपाध्यक्ष बने। इस तरह से हमारा संविधान का निर्माण पूरा हुआ। आशा करता हूं आप सभी को ये क्लास पसंद आया होगा। धन्यवाद।